एंड साथियों, हमारे एक व्यूअर का हमारे पास मैसेज आया कि सर हमारे इलाके के कुछ लोगों ने हमारे साथ मारपीट कर दी है और हम एफआईआर लिखाने थाने जा रहे हैं, परंतु थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक दिन पहले हमसे कह दिया गया कि थाना प्रभारी नहीं है, दूसरे दिन आना। हम जब दूसरे दिन गए तो हमसे कह दिया गया आवेदन देकर चले जाओ। तो सर हमें बताइए कि हम क्या करें। तो देखिए, हमारे पास कई बार इस तरह के मैसेज और सवाल आते रहते हैं कि एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, क्या करना चाहिए। तो आज ज़रूरत है एफआईआर के बारे में चर्चा करने की। एफआईआर जो है, एफआईआर लिखवाने के 3 तरीके होते हैं। आज हम इन तीनों तरीकों के बारे में आपसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। एफआईआर लिखवाने का जो सबसे पहला तरीका होता है वो दिया गया है दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात सीआरपीसी की धारा 154(1) में। धारा 154(1) में दिया गया है कि जब भी किसी थाने के भारसाधक अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध होने की सूचना मिलती है तो वह ऐसी सूचना को लेखबद्ध करेगा और ऐसी सूचना की एक प्रति, जिसको एफआईआर बोलते हैं, वो सूचनाकर्ता को देगा। ऐसा करने का अर्थ होता है आपकी एफआईआर लिखा जाना। परंतु कई बार ऐसा नहीं होता। देखिए, अपराधों की प्रकृति और अपराधों की गंभीरता के अनुसार एफआईआर का निर्धारण किया जाता है कि आपकी एफआईआर काटी जाए 154 में या फिर आपकी एनसीआर काटी जाए 155 में। एनसीआर वो होती है जब सूचनाकर्ता के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर थाने के अधिकारी को यह लगता है कि यह जो अपराध घटित होने का बताया जा रहा है, इस अपराध की प्रकृति असंज्ञेय है, ये गंभीर अपराधों की श्रेणी में नहीं आएगा। तब ऐसा प्रभारी अधिकारी संबंधित थाने का 155 के अंतर्गत एनसीआर काट के आपके लिए दे देगा। और 155 में जब एनसीआर काट के आपको दी जाती है तो इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि जो थाना प्रभारी है, जो अधिकारी है जिसने एफआईआर की जगह आपकी एनसीआर काटी है 155 में, तो उसका जो काम था वो हो गया। उसने एनसीआर काट दी, आपको कॉपी दे दी, इसके आगे वो अधिकारी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसी एनसीआर जब 155 में काटी जाती है तो ऐसी एनसीआर की कॉपी आपको देके और आपको संबंधित मजिस्ट्रेट के पास जाने का निर्देश दे दिया जाता है। अर्थात थाने का थाना प्रभारी बोलता है कि ये एनसीआर की कॉपी आप मजिस्ट्रेट के पास चले जाओ। ऐसा कई बार थाना प्रभारी द्वारा नहीं भी बोला जाता है। आमतौर पर व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और वो सोचता है कि हमारी एफआईआर लिखी गई और वो 155 की एनसीआर की कॉपी लेके अपने घर आ जाता है। हालांकि उसके द्वारा कही गई बात सुनी जाती है, थाने के रजिस्टर में अंकित की जाती है, एक कॉपी उसको दी जाती है, उसको संतुष्टि हो जाती है कि इस एनसीआर पे कोई कार्रवाई होगी। परंतु एक बात यहाँ पर हम आपसे स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जब भी किसी थाने का अधिकारी कोई एनसीआर 155 पर काट के आपको देता है तो उस पर वह अधिकारी कभी कोई कार्रवाई नहीं करता है। आपको न्यायालय के पास ऐसी एनसीआर लेकर जाना होगा अगर आप आगे कार्रवाई चाहते हैं। जबकि एफआईआर धारा 154(1) में जो कटती है, ऐसी एफआईआर कटने के बाद पुलिस अधिकारी को यह अधिकार होता है कि वह बिना वारंट के ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिस व्यक्ति की ऐसे थाना प्रभारी ने एफआईआर काटी हुई है।
जब ऐसी एफआईआर काटी जाती है तो थाना प्रभारी यह सुनिश्चित कर लेता है कि यह अपराध जो है इसकी प्रकृति संज्ञेय है, अर्थात संगीन है, गंभीर है। तब ऐसी प्रकृति में एफआईआर काट के और अन्वेषण शुरू कर दिया जाता है। परंतु कई बार देखा गया है कि ऐसे संज्ञेय अपराधों की सूचना देने के उपरांत भी संबंधित थाने के थाना प्रभारी द्वारा एफआईआर नहीं काटी जाती। तो उसका क्या तरीका है? उसका एक दूसरा तरीका है। पहला तरीका हमने आपको बताया, थाने में जाके मौखिक रूप से अपने साथ हुए अपराध की जानकारी थाना प्रभारी को देना। अगर मौखिक रूप से जानकारी देने के बाद आपकी एफआईआर लिखी गई तो समझिए वो लिखी गई। अगर आपसे आवेदन देकर जाने का बोल दिया गया तो यहाँ पर आप समझ लीजिए आपकी थाने में एफआईआर लिखे जाने के जो चांसेस हैं वो चांसेस आपके 55% कम हो गए। समझ रहे हैं आप बात? आपके चांस, अगर आपने आवेदन दिया तो आपके एफआईआर लिखे जाने के चांस 55% कम हो जाते हैं। अगर थाने में आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही तो आपको चाहिए आप धारा 154(3) के अंतर्गत संबंधित इलाके के पुलिस अधीक्षक के पास जाएं, जिनको सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी कहा जाता है। आप 154(3) के अंतर्गत वहां जाएं और वहां पर एक आवेदन के माध्यम से अपनी शिकायत दें। आवेदन में स्पष्ट रूप से आपको जानकारी देना होगी कि आपके साथ क्या अपराध घटित हुआ था, किन किन लोगों ने आपके साथ अपराध घटित किया है, वो लोग कहाँ के निवासी हैं, उनकी उम्र क्या है, उनके पिता का नाम क्या है। जितनी जानकारी संभव हो आरोपियों के बारे में आप दें। साथ ही वो घटना जो आपके साथ घटी है, जैसे मारपीट हुई है या गाली गलौज हुई है या छीना झपटी हुई है या जो भी घटना हुई है, उसकी सारी जानकारी आप दें। इसके साथ ही आप स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि हम दिनांक इतने इतने को इस थाने में एफआईआर कराने गए थे, परंतु इस थाने के भारसाधक अधिकारी ने जो है हमारी एफआईआर नहीं लिखी। आपको यह आवेदन पुनः स्मरण कराए देता हूं। आपको यह आवेदन धारा 154(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत देना होगा। आवेदन में सबसे नीचे, सबसे ऊपर प्रति श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, उसके बाद नीचे आप अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना एड्रेस, अपनी एज, उसके नीचे विरुद्ध करके, वर्सेस करके, जिन लोगों ने आपके साथ अपराध किया है उनका नाम, उसके नीचे आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 154(3) दंड प्रक्रिया संहिता। इतना लिखने के बाद नीचे आपको सारी घटना का समय, दिनांक और जो जो आपके साथ घटित हुआ है वो सारा लिख के और आपको संबंधित थाने के एसपी, संबंधित इलाके के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को देना है, एसपी को। अगर एसपी का उस आवेदन को प्राप्त करने के उपरांत ये समाधान हो जाता है कि आपके साथ कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ है, तो वह ऐसी एफआईआर दर्ज करने का निर्देश संबंधित इलाके के थाना प्रभारी को दे सकता है। परंतु मान के चलिए आप थाने गए, वहाँ पे आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई, उसके बाद आप एसपी के पास गए 154(3) में, वहाँ पे भी आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई, तो आपके पास एक थर्ड ऑप्शन खुल जाता है। सेक्शन 156 क्लॉज 3 धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता। धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आप न्यायालय में आवेदन दे सकते हैं। धारा 190 के अंतर्गत सशक्त किया गया हुआ कोई भी मजिस्ट्रेट ऐसे मामले में कार्यवाही कर सकता है। आप वहाँ पर आवेदन दें धारा 156(3) का कोर्ट में, वहाँ उल्लेख करें कि हमारे साथ ऐसा ऐसा अपराध इस दिनांक को इन लोगों ने घटित किया था। उसके बाद हम थाने गए
एफआईआर लिखाने, वहाँ हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई। इसके बाद हम पुलिस अधीक्षक के पास गए, वहाँ पर हमने आवेदन दिया। याद रखें, जहाँ भी आप आवेदन दें, या थाने में या एसपी के पास, आप उस आवेदन की पावती आवश्यक रूप से अपने पास ले लें। अन्यथा जब आप 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास खड़े होंगे, उस समय आपके पास कोई भी सबूत नहीं रहेगा इस बात का कि आप थाने या पुलिस अधीक्षक के पास आवेदन करने, शिकायत करने गए थे। चूँकि मौखिक रूप से कही गई बात का उतना महत्व नहीं होता जितना लिखित रूप से दिए गए आवेदन और उस पर प्राप्त की गई आपकी पावती का महत्व होता है। तो ऐसी पावती के साथ 156(3) का आवेदन आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में लगाइए। वहाँ पे 190 के अधीन सशक्त किया हुआ मजिस्ट्रेट आपके आवेदन पर कार्रवाई करेंगे। तीसरी चीज़ हो गई, ये 3 तरीके हमने आपको बताए एफआईआर कराने के। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे शेयर करूंगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 166(a)(3) अर्थात आईपीसी सेक्शन 166(a)(3) धारा 166 का 3 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि ऐसा कोई भी लोक सेवक अगर किसी ऐसे अपराध को लेखबद्ध करने में असफल रहता है जो अपराध धारा 326(a), 326(b) अर्थात एसिड अटैक से संबंधित हो, अम्ल फेंकने से संबंधित हो, या धारा 370, 376, 376(a), 376(b), 376(c), 376(d), 376(e) इनसे रिलेटेड हो, अर्थात रेप, बलात्कार से संबंधित हो, या धारा 509 सेक्शन 509 509 किसी स्त्री की लज्जा करने या अनादर करने के आशय से अपना अंग विक्षेप करना या कोई अश्लील इशारा करना, अश्लील प्रदर्शन करना। अगर ऐसे अपराध की सूचना कोई महिला किसी पुलिस थाने में देती है और उस पुलिस थाने का अधिकारी ऐसी सूचना को लेखबद्ध करने से असफल रहेगा, गौर से सुनने वाली बात है, अगर कोई महिला 326(a)(b) की, एसिड अटैक की, रेप की, गैंग रेप की, या 376(a)(b)(c)(d) में से किसी भी अपराध की, या धारा 509 की सूचना संबंधित थाने में देती है और ऐसा लोक सेवक ऐसी सूचना को लेखबद्ध करने में असफल रहेगा, तो ऐसा लोक सेवक 6 माह से लेके 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होगा और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडनीय हो सकता है। ऐसे लोक सेवक द्वारा ऐसी सूचना को लेखबद्ध करने में असफल रहना अपने आप में एक अपराध माना जाएगा। ऐसा अपराध जेएमएफसी अर्थात जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा ट्रायबल होगा। ऐसा अपराध जमानती होगा, संज्ञेय होगा और साथ ही राजीनामा करने योग्य नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने आपसे चर्चा करने का प्रयास किया एफआईआर कैसे कराते हैं। जब थाने में एफआईआर ना लिखी जाए तो क्या करना चाहिए, जब एसपी के पास जाने पर भी एफआईआर ना लिखी जाए तब क्या करें। आगे बहुत सी ऐसी जानकारियों के साथ आपसे मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।